ये राजवीर का हाथ था जो मुस्कुराकर उसकी तरफ घूमकर खड़ा था। माही ने उसकी आंखों में झांका। सर पर बंधी हुई पट्टी से उसकी आईब्रोज पूरी तरह से कवर थी। माही पता नहीं क्या सोचकर उसके शर्ट को पकड़ती है, उसमें अपने चेहरे को पोंछ लेती है, लेकिन इस बार उससे पिछली बार की तरह झटका नहीं था। इस बार राजवीर के चेहरे पर कोई घृणा नहीं थी। माही यूं ही एक टक राजवीर की आंखों में देखती रही, फिर जाकर राजवीर से लिपट गई। ये रॉकी नहीं, उसका राजवीर था, और इस बार वो कोई गलती नहीं कर रही थी। राजवीर कसकर उसे अपने गले से लगाता है और कहता है, तो फाइनली अब पहचाना तुमने मुझे? माही ने उसके गले लगी हुई हाँ में गर्दन हिला देती है। माही को बहुत रोना आ रहा था। इतने दिनों बाद राजवीर को अपने सामने सही सलामत देखकर उसे इतनी खुशी हो रही थी कि अब उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी थी। राजवीर उसे अपने सामने खड़ा करता है, अपने शर्ट के कफ से उसके आंसुओं को साफ करता है। कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है। माही ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर राजवीर के सीने से जा लगी। कुछ पल बाद वो बारिश जो बाहर बरस रही थी वो भी बंद हो गई, और वो बारिश जो माही की आंखों से बह रही थी वो भी बंद हो गई। अब माही बहुत रिलैक्स थी। उसका बैकबोन, उसका राजवीर वापस आ गया था। कुछ देर बाद दोनों अस्पताल में थे, जहाँ पर स्वीटी और नकली राजवीर दोनों एडमिट थे। राजवीर ने बताया कि उन दोनों को किसी ने मारने की कोशिश की है। आपको पता है कि इन सब के पीछे कौन है? राजवीर हाँ में अपनी गर्दन हिलाता और कहता है, हाँ, घर चलते हैं, मैं वहाँ तुमसे बात करूँगा। माही अब कोई सवाल नहीं पूछती है। स्वीटी की हालत तो ठीक थी, पर राजवीर इस वक्त पूरी तरह से बैंडेज में लिपटा हुआ था। शरीर को चोट के साथ साथ उसके चेहरे से राजवीर का मास्क निकालने के बाद उसकी स्किन जो डैमेज हुई थी उसे भी पूरी तरह से कवर कर दिया गया था। इस वक्त उसकी आंखों के अलावा पूरा चेहरा बैंडेज से छुपा हुआ था। माही और राजवीर दोनों घर आते ही अपने कमरे में घुसते ही माही फिर से जाकर राजवीर से लिपट जाती है। राजवीर उसे गले से लगाए वहीं सोफे पर आकर बैठता है। माही से पूछा, ओ राजवीर, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मैं हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो आपको मेरे पास सही सलामत लौटा दे। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी, खास करके जब पता चला था कि तुम्हारे हाथों समीर, सॉरी राजवीर, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, कहकर माही ने उस रात भी सारी बातें राजवीर के सामने रख दी। राजवीर कहता है, तुम्हें अब बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारा हस्बैंड इतना कैपेबल है कि वो सब संभाल लेगा। अगली हेयरिंग में सब जो खत्म ही हो जाएगा। बताइए, मुझे क्या है ये सब? कहाँ थे आप? क्या हो गया था आपको? और ये सब क्या है? माही ने राजवीर से सवाल किया। यहाँ से शुरू होती है राजवीर की कहानी। जब वो यहाँ से अमेरिका पहुंचा था, उसके बाद क्या हुआ उसके जानते हैं। राजवीर अमेरिका में अपने उस कंपनी में गया था जहाँ आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। वहाँ के मामलों को निपटाते वक्त उसके असिस्टेंट को किसी ने किडनैप कर लिया था। अपने असिस्टेंट के मोबाइल को जीपीएस को ट्रैक करके राजवीर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस जगह पर पहुंचा। राजवीर का असिस्टेंट वहां चेयर से बंधा हुआ था, और राजवीर जब उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो किसी ने उसके सर पर मारा और राजवीर वहीं बेहोश हो गया। राजवीर को अगले दिन होश आया तो उसे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस वाले असली नहीं, नकली थे, और ये सब उसे यहाँ लाने की साजिश थी। उस कंपनी में आग भी बस इसलिए लगाई गई थी ताकि वो इंडिया से बाहर आ जाए, क्योंकि उन्हें भी पता था इंडिया में राजवीर से निपटने के लिए उनके पास पावर कम है। जब तक इंडिया में राजवीर होगा वो शायद राजवीर से जीत ना पाए। एक पूरे दिन वो वहां बंधे रहने के बाद दूसरे दिन वहां पर वो आया जो इन सब का मास्टरमाइंड था, यानी श्रवण और उसके पापा। श्रवण को इन दोनों की बेल हो चुकी थी, और इस दौरान उन दोनों बाप बेटी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। तुम तुम दोनों में इन सब के पीछे हो? क्या चाहिए तुम लोगों को? श्रवण वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बदला? क्या किया था मैंने? तान्या लगती थी क्या तुम्हारी? खून किया था तुमने? चाहे तान्या होती या कोई और, खून तो खून होता है। श्रवण मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, खून खून होता है। और एक बात कहूँ, तो तुम्हारी बेबी भी अब खून कर चुकी है।
राजवीर हैरानी से उसकी ओर देखता है। समीर समीर को मार डाला है उसने। अपनी कुर्सी से बंधे हुए हाथों को जोर से खींचते हुए कहता है, क्या किया है तुम लोगों ने मेरे घर में? श्रवण के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बस वो बेवकूफ समीर को थोड़ा चढ़ा दिया था, थोड़ा सा तारीफ करके, क्या कहते हैं, चने के पेड़ पर चढ़ा दिया था। और देखो बेवकूफ राजवीर मल्होत्रा के घर में रहते हुए राजवीर मल्होत्रा की बीवी की इज्जत पर हाथ डालने गया था। माही के जिक्र आते ही राजवीर गुस्से से आग बबूला होता है और अपने पैरों से श्रवण के पापा की कुर्सी की ओर मारता है। वो कुर्सी से नीचे जा गिरता है। वो उठकर खड़ा हुआ और राजवीर को एक थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम्हारी बीवी इस वक्त जेल में है क्योंकि उसके ऊपर समीर के खून का इल्जाम लगा है और अब उसके बेटे को इस तरह से छीनकर अलग करूंगा जैसे तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीना है। तुम्हारा बेटा गुनहगार था, खूनी है वो, तो अब तुम्हारी बीवी भी खूनी है। किस किस को यकीन दिलाएगा किस तरह समीर उसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए वहां गया था। उसे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रूव कर दूंगा सब कुछ, कहकर अपने हाथों को खींचता है। पर उसके हाथ को इस ढंग से उस कुर्सी के साथ बांधा गया था, उसके हाथ से अब ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, पर पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई। राजवीर कुर्सी से बंधा हुआ था और श्रवण और उसके पापा सामने बैठे हैं। वहां राजवीर बनकर मेरा आदमी पहुंच चुका है, श्रवण बोला। मेरा आदमी राजवीर बनकर वहां पर तुम्हारी बीवी को सजा दिलाएगा, तुम्हारे बच्चे को उससे छीनेगा और वो बच्चा अब मेरे पास रहेगा। पूरी जिंदगी तुझे इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि मेरे बेटे के ऊपर हाथ डालकर तुम्हारी बीवी और तुमने कितनी बड़ी गलती की है। श्रवण के पापा ने कहा, तुम कभी कामयाब नहीं होगे, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। राजवीर ने तेज आवाज में कहा, मैं कामयाब होने ही वाला हूँ। मैं चाहता था तुम्हें भी मार सकता था, माही को भी मार देता, लेकिन मैं तुम लोगों को वो सजा देना चाहता हूँ जो मैं और मेरा बेटा भुगत रहे हैं। अब माही जेल में रहेगी और तुम्हारा बेटा, उसे मेरा आदमी वहां से लेकर चला जाएगा। अब वो किसी अनाथ आश्रम में रहे या किसी भीख मांगने वाले बच्चों के गिरोह में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। श्रवण और उसके पापा दोनों उस कमरे से बाहर आ चुके थे। राजवीर अपने चारों तरफ देखता है, उसे भागने का कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। कई दिनों तक कोशिश के बाद फाइनली राजवीर वहां से भागने में कामयाब रहा और वो इंडिया आया। जिस दिन इंडिया आया उसी दिन राजवीर और स्वीटी को मारने की कोशिश की गई, क्योंकि श्रवण के पापा और श्रवण को ये पता चल चुका था कि ये दोनों अब माही का साथ दे रहे हैं। अगर वो दोनों पलट जाते तो उनका पूरा खेल खत्म हो जाता, इसलिए उन्होंने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन राजवीर सही समय पर पहुंचता है और उन दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाता है। दोनों की जान तो बच गई है, लेकिन काफी हद तक उन्हें चोट आई है, जिसमें रिकवर होने को उनको कुछ समय जाने वाला है। राजवीर की कहानी सुनने के बाद माही बोली, अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, मैंने वकील से बात की है, वो अपनी पूरी टीम लेकर आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सारी चीज अपने हिसाब से देख लूंगा, कहकर वो माही के माथे को सहलाने लगा। लेकिन मम्मी पापा और आपकी बहन सभी चश्मदीद के तौर पर बयान दे चुके हैं। बयान से इंसान पलट भी जाता है। सभी के बयान को अगली हियरिंग में खारिज कर दिया जाएगा और मेरे पास पहले से ही समीर के कैरेक्टर के काफी सारे सबूत भी हैं, जो मैंने एक वक्त पर श्रद्धा के लिए जमा किया था। पर उस बेवकूफ को तो समीर की बातों में आने की आदत थी और सारे सबूत अभी मेरे पास हैं। उससे ये प्रूफ हो जाएगा किस कैरेक्टर का इंसान था। तुम चिंता मत करो, अगली हियरिंग में शायद केस अपने अंतिम में जहां पर पहुंच जाएगी। राजवीर, मुझे इस बात का गिल्ट है, मैं मानती हूँ अपने आप को दोषी, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती तो आपको पता नहीं वो समीर मेरे साथ। माही कुछ और कहती उससे पहले ही राजवीर उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है, बस अब इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। इस बारे में जो बातें होनी होगी अदालत में हो जाएगी। ना मैं तुमसे कभी कोई सफाई मांगूंगा और ना ही तुम्हें अपने आप को मेरे सामने प्रूव करने की जरूरत है। मैं लगभग हर एक बात जानता हूँ और जितना जानता हूँ उस नजर से मेरे लिए तुम दोषी नहीं हो। माही थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करती है और राजवीर की गोद में सर रखकर उसकी कमर को चारों तरफ से अपने हाथों में लपेटकर आंखें बंद कर लेती है। आज जाने उसे कितने दिन बाद चैन मिला था। उसके सर से वो चिंता हट गई थी कि अगर उसके ऊपर एक खूनी होने का इल्जाम लग गया तो उसके बेटे के ऊपर हमेशा ये कलंक रहेगा कि वो खूनी का बेटा है।
पर अब राजवीर के आने से उसकी चिंता दूर हुई है। राजवीर उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुला देता है। कुछ पल उसको देखने के बाद वो अपना फोन निकालता है और अपने काम करना शुरू कर देता है। तकरीबन 2 से 3 घंटे में उसका अपना पूरा प्लान तैयार कर रखा था। तकरीबन 8 बजे जब माही अपने आप नहीं उठी तो राजवीर उसे आवाज देता है। राजवीर, आपने आराम नहीं किया? माही जमाई लेते हुए बोली। मैं तुम्हें देखकर ही रिलैक्स हो गया। माही अपने दोनों हाथ आगे किए। राजवीर ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ा और उसे सीधा खड़ा कर दिया। आपके जाने के बाद पहली बार इतने सुकून से सो पाई हूँ। राजवीर माही का हाथ पकड़ता और उसे बाहर की ओर ले जाते हुए कहता है, अब यही सुकून तुम्हारी जिंदगी में पूरी जिंदगी के लिए रहेगा। दोनों बाहर आ चुके थे। पिछले कुछ दिनों से राजवीर माही से कटा कटा सा रहता था और इस वजह से ही माही इस घर में भी नहीं रहती थी। सता ने देखा कि राजवीर जो कल तक माही को अपने से दूर झटकता रहता था, आज उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया तक आया था। सता माही को देखते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माही पलट के राजवीर की ओर देखती है, जो सत्ता की बात को इग्नोर करते हुए खाने के प्लेट में खुद से खाना सर्व कर रहा था। माही उसके हाथ से चम्मच लेती है और चम्मच से राजवीर के प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, मैं अपने घर में अपने पति के साथ हूँ। इतना आपको बता देना काफी होगा। ये तुम्हारा घर नहीं है, इस घर की बहू स्वीटी होगी। सत्ता ये बात जानती थी कि राजवीर नकली है, पर उसे अभी ये नहीं पता था कि उसके सामने इस वक्त असली राजवीर बैठा है। शादी के बाद पति का घर ही औरत का असली घर होता है। क्या यह सही है माँ? कहते हुए राजवीर चम्मच से खाना मुंह में डालता है और सुधा जी की ओर देखने लगता है। सवाल सुनने के बाद सुधा जी एक बार सबकी ओर देखती हैं, फिर अपने सर को हाँ में हिलाकर कहती है, तुम सही कह रहे हो राजवीर। जहाँ औरत का पति होता है वहीं उसका घर होता है और उसे वहीं रहना चाहिए। राजवीर गुस्से से सत्ता की ओर देखता है। माही मेरी बीवी है और फिलहाल मैं इस घर में रह रहा हूँ, इस नाते वो मेरे साथ रह रही है। मेरी प्रॉपर्टी पर आधा हक उसका है। सत्ता, तुम्हारा भी तो शादी हमने तुम्हारी पसंद के लड़के से करवाई थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी उसके घर जाना चाहिए था? अगर तुम ऐसा करती तो आज बात कुछ और होती। भैया, आप माही को सपोर्ट कर रहे हैं। इसने समीर को मार दिया। माही ने समीर को मारा क्योंकि मारने वाला काम भी किया था उसने। तुम जानती हो ना वो माही के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? पति था ना तुम्हारा। आधी रात को माही के कमरे में जाने की हिम्मत कैसी हुई थी उसकी? भैया, श्रद्धा गुस्से से भरी आवाज में बोली। माही अपनी गर्दन झुका लेती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को समीर की मौत के लिए दोषी मानती थी। राजवीर उसके झुके हुए सर को देखता है और फिर उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था तो ये पापियों से धरती को बचाना कहलाया था, ना कि उन्होंने गलत किया था। ये कहा गया है समीर भी एक राक्षस था। माही की आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो राजवीर को देख रही थी, कैसे एक बात से उसने माही के अंदर के सारे गिल्ट को खत्म कर दिया था। माही का भरोसा राजवीर पर और बढ़ रहा था और साथ में प्यार भी। राजवीर सरिता की तरफ देखकर बोला, मैं इस केस को खुद हैंडल कर रहा हूँ और आप सभी ने जो बयान दिया है कि आपने एक खून होते हुए देखा, मैं चाहूँगा अब वो बयान बदल दें। सुधा जी अपने बेटे को इस बदले रूप से हैरान थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जैसा तुम कहो। रंजीत जी भी अपनी बीवी की बातों में हाँ मिलाते हैं। सरिता उठकर खड़े होते हुए कहती, मैं नहीं बदलूंगी अपना बयान। माही को समीर के खून के लिए जेल जाना ही होगा। राजवीर वहां रखे हुए टिश्यू पेपर को उठाकर अपने मुंह को साफ करते हुए कहता है, ठीक है, तुमसे मेरा वकील कोर्ट में निपट लेगा। फिलहाल के लिए तो एक काम करो, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें समीर के घर तक छोड़ देगा। अपने ससुराल चली जाओ। पति हो ना हो पर उसका घर तो है वहां। ये मेरा भी घर है, सरता चिल्लाते हुए कही। राजवीर वहां से 4 कदम पीछे जाता है और एक ड्रायर खोलकर उसमें से एक फाइल निकालकर सरता के सामने रखते हुए कहता है, मल्होत्रा मेरे संभालने से पहले कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, पीले रंग के फाइल में प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेल्स हैं और इस लाल फाइल में पैसे हैं जो तुम और तुम्हारे शरीफ समीर ने बर्बाद किए। कभी बिजनेस शुरू करने के नाम पर तो कभी डूबे हुए बिजनेस को फिर खड़ा करने के नाम पर। अगर मैं देखूं तो मैं तुम पर केस कर सकता हूं कि तुमने मेरा हिस्सा भी बर्बाद कर दिया। भैया, मल्होत्रा हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं। नहीं,
रंजीत के बीच में बोलते ही, तुम इस गलत फहमी में हो कि मल्होत्रा में सब प्रॉफिट में रहे। ऐसा नहीं। जिस दिन तुम्हारी और समीर की शादी हुई और बिजनेस पूरी तरह से राजवीर ने संभाल ली थी, उस वक्त मैं रिटायर्ड होने से पहले ये प्रॉपर्टी तुम दोनों में बांट दी थी। तुम्हारे हिस्से को समीर ने और तुमने दोनों ने अपने बिजनेस में डुबो दिया। इस वक्त जो मल्होत्रा प्रॉफिट में चल रहा है और राजवीर का मल्होत्रा है। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या करता मैं? बता मुझे। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। मैंने कर दिया था। उसी टाइम पर तुम दोनों के प्रॉपर्टी के बराबर के बंटवारे में तुम्हारे हिस्से का समीर बिजनेस में पैसे इस तरह से डुबाता रहा मानो उसे कोई फिक्र ही नहीं थी कि करोड़ों कहाँ जा रहे हैं। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें क्या लगा कि राजवीर कमाएगा और उसको पैसे देगा बिजनेस के लिए? मैं नहीं मानती इन बातों को। ये बात समीर जानता था। उसने तुमसे क्यों छुपाई कि मैं नहीं जानता। और राजवीर ये नहीं चाहता था कि तुम ये समझो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम पूरी तरह से खाली हाथ हो, इसलिए राजवीर ने तुम्हें नहीं बताया। श्रद्धा गुस्से से उठकर जाने लगती है। राजवीर कहता है, अपना बयान बदल दो या तो फिर अपने पति का घर चुन लो। श्रद्धा फिर से पलटकर राजवीर के सामने खड़े होते हुए कहती है, अपनी बीवी के लिए अपनी बहन के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या भाई ऐसे होते हैं? भाई कैसे होते हैं मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ, इसी बहन के लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था एक वक्त पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बहन ने कहा था कि वो खुश नहीं रहेगी अगर ये इस घर में माही रहेगी। लेकिन अगर मेरी बहन को इस बात की कदर नहीं उसका भाई खुश है या नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा खुदगर्ज होना चाहिए। श्रद्धा की नजरें झुक जाती हैं। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है, मैं अपने बयान से वापस ले लूंगी, लेकिन मैं ही मानती इस बंटवारे को जहां पर मेरे हाथ में कुछ ना आए। राजवीर माही के हाथ को पकड़कर वहां से चला जाता है। उसके लिए इस वक्त पैसे और उसके बंटवारे को लेकर लड़ना जरूरी नहीं था। उसके लिए भी जरूरी था कि जो बयान इन तीनों ने दिया था उन तीनों को उससे पलटने के लिए कहना, जो कि वो कर चुका था और कामयाब भी हो चुका था। जैसे ही राजवीर माही को लेकर बाहर आया, माही झट से राजवीर के गले लग जाती है। क्या हुआ? माही ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई और उसके सीने में अपने चेहरे को छुपाए रखा। शायद माही को अब तक इस बात की उम्मीद नहीं थी कि राजवीर इतने स्ट्रांगली उसके साथ खड़ा होगा। राजवीर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से उठाते हुए पूछता है, क्या हुआ? यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत है। मुझे पता था कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे ये नहीं जानती थी। मैं बहुत खुश हूँ। तो इसलिए रो रही हो? माही हाँ में अपनी गर्दन हिला कर देती है। चलो, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो हुआ। राजवीर 100% से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ मैं, कहकर उसने राजवीर के सीने में अपने चेहरे को और ज़्यादा प्रेस किया। राजवीर कहता है, ठीक है, भरोसा तो 100 से ज़्यादा है। अब बताओ प्यार कितना करती हो? माही अपने सर को थोड़ा सा ऊपर करके राजवीर की आंखों में देखती है, जहाँ उसे आज ये जानने की व्याकुलता देख रही थी कि माही का जवाब क्या होगा। माही ने अपने दोनों पैरों को राजवीर के जूते पर रखा और थोड़ा ऊपर होकर उसके गले से लगते हुए बोली, आप बुद्धू हो राजवीर, और आज भी आप औरतों की फीलिंग नहीं समझते। तभी उसे बाहर से आ रही गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। माही राजवीर के गले से लगे हुए बाहर गेट की ओर देखती है। भैया, ये महक की कार थी। माही झट से राजवीर से थोड़ी दूर होकर खड़ी हो गई। मेरा साला ही हड्डी बन गया, राजवीर ने बोला। उसने कहा तो धीरे से था, लेकिन आवाज माही नहीं सुन ली थी। वो पलट कर राजवीर की ओर देखती है। क्या कहा आपने राजवीर? मैं कहाँ कुछ कहा? आप ऐसे लैंग्वेज भी बोलते हैं? क्या गलत कहा मैंने? मेरा साला ही तो हड्डी बन गया यार। अभी तुम लव कॉन्फ्रेंस कर रही थी मुझसे और तुम्हारा भाई आ गया। साले को यही टाइम मिला था आने का। राजवीर, माही अपने कमर पर हाथ रखकर बोली। माही, चलो चलते हैं तुम्हारे भाई से मिलने के लिए, कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाता है। मयंक कार से उतरते ही सामने राजवीर और माही को देखता है, जो उसे मिलने के लिए आ रहे थे। राजवीर का हाथ माही के कंधे पर था। इसका मतलब कि जो वो सोच रहा था और जो उसे खबर मिली थी कि असली राजवीर आ चुका है, वो सच था।
मयंक अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ा देता है। आगे आते ही पहले माही उसके गले लगती है, फिर मयंक राजवीर की ओर देखता है, मानो खुद भी इस चीज को सुनिश्चित कर लेना चाहता हो कि सच में राजवीर है। राजवीर उसे गले से लगते हुए कहता है, 12th में स्नेह लता तेरे पीछे पड़ी थी, मैंने कई बार तुझे उससे बचाया था, तुझे अभी भी याद है? मयंक झट से राजवीर से अलग होता है और फिर उसे घूर कर देखता है, उसके गले लगकर उसकी पीठ पर 2-3 बार मुक्के से मारता हुआ बोलता है, यार तू आ गया, तुझे पता नहीं यहाँ पर क्या क्या हो गया है, सब पता है मुझे, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों कहीं जा रहे थे? मयंक बोला, हाँ, मैं अपने वकीलों से मिलने के लिए जा रहा था, मैंने सोचा माही को भी साथ में ले चलता हूँ, अगर कुछ पूछना हो तो सामने माही होगी तो अच्छा होगा, मेरी ज़रूरत है तो मैं भी चलूँ? माही कहती है, आपके पास टाइम है तो चलिए ना भैया। राजवीर माही को कंधे से पकड़कर थोड़ा पीछे करते हुए कहता है, उसके पास अपने काम होंगे, जाने दो उसे। मयंक एक बार उन दोनों की ओर देखता है, उनकी अभी भी शादी हुई थी और कुछ दिनों बाद इतना सब कुछ हो गया, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बाद में मिलने का कहकर वहीं से अपनी गाड़ी रिटर्न ले लेता है। आपने भैया को हमारे साथ चलने के लिए क्यों नहीं कहा? माही ने कहा। माही, अभी कोई मुझे लेक्चर दे रहा था कि मुझे औरतों के मन की बात नहीं समझ में आती है, और अभी कोई खुद को नहीं समझ रहा कि इतने दिनों बाद आया हूँ, कुछ टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। माही अपने आंखों को छोटा करके अपने मुंह बनाती है और राजवीर के नजदीक आकर स्मेल करने की कोशिश करती है। अब ये क्या कर रही हो तुम? मैं सूंघ रही हूँ कि अमेरिका में कोई ड्रग्स तो नहीं ले लिया था आपने? क्यों? राजवीर एक आईब्रो उठाकर कहता है, नहीं, आपके भी तो ऐसी बातें करते नहीं थे, और वक्त के साथ इंसान मेच्योर होता है और आप चाइल्डिश लग रहे हैं। इस बार मुंह बनाने की बारी राजवीर की थी। उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। माही मुस्कुराकर उसके हाथ को पकड़कर कहती है, अब यहीं लेट करना है या कल चलना है? तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल मुझे सच में वकीलों से मिलने जाना है। और अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। पैसा और पावर, उसकी ताकत क्या होती है, इसके बारे में माही ने सुना था, लेकिन आज उसने देखा भी। अगर आपके हाथ में पावर है तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। राजवीर और उसके वकीलों ने बैठकर पूरे केस का रूप बदल दिया था। 2 केस जो इस वक्त माही को लड़ने थे, जिसमें एक समीर का मर्डर केस था और दूसरा केस डाला गया था वीर की कस्टडी के लिए। कस्टडी वाला केस तो राजवीर के आते ही खारिज कर दिया, क्योंकि राजवीर ऐसा कुछ चाहता ही नहीं था। मर्डर केस को सिर्फ सेल्फ डिफेंस में इस तरह से मोड़ दिया गया कि माही एक टक सिर्फ राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर के पास सच में हर सिचुएशन से निपटने की प्लानिंग थी। राजवीर के पास समीर के खिलाफ काफ़ी सबूत थे, जिसमें उसके कैरेक्टर को गलत साबित किया जा सकता था। माही बोली, राजवीर एक बात पूछूं? आपको पहले से ही पता था समीर इतना घटिया इंसान है? मैंने सरिता के लिए सारे सबूत जमा किए थे और उसे मैं दिखाया भी था, पर उसकी आंखों पर समीर के प्यार का वो चश्मा था जो इन सबूतों को देखने के बाद भी नहीं टूटा। अगर वो उस वक्त मान गई होती तो आज रो नहीं रही होती। वहाँ वकीलों से बात करने के बाद दोनों हॉस्पिटल के लिए निकले, जहाँ इस वक्त स्वीटी लगभग ठीक थी और डॉक्टर से 1-2 दिन में डिस्चार्ज करने वाले थे, जबकि नकली राजवीर यानी कि रॉकी को अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहना था। राजवीर, आपने रॉकी और स्वीटी के लिए क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है, उसे अपने किए की सजा तो मिलेगी ही ना, कहते हुए राजवीर स्टीयरिंग संभालता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। पर ये तो उन्होंने मजबूरी में किया था ना माही, उन्होंने मेरी जगह लेने की कोशिश की थी, ये गलती नहीं, गुनाह है। किसी के आइडेंटिटी चुरा कर उसकी जगह ले लेना, उसने क्राइम किया है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं राजवीर। स्वीटी के पापा वो बहुत बड़े नेता हैं और सब जानता हूँ मैं। राजवीर माही के बात को काटते हुए कहता है, मैंने पता लगा लिया है दोनों के बारे में, भले ही दोनों के बैकग्राउंड में कोई भी जुर्म ना हो, बट पहले या आखिरी जुर्म तो जुर्म होता है ना। राजवीर की बात सुनकर माही का चेहरा छोटा हो जाता है और वापस मुंह लटकाकर सीट पर अपनी जगह पर बैठ जाती है। अब तुम्हें क्या हुआ? मैं नहीं चाहती कि उन्हें सजा मिले, मुझे उनकी मदद करनी है। वो तुम कैसे करोगे? रॉकी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं और स्वीटी को लेकर जा सके। आप कुछ मत कीजिए, बस
उनके आगे केस मत कीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? राजवीर ने माही की ओर देखते कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ। वो दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे और अपनी दुनिया बसा लेंगे। माही बड़ी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर राजवीर की ओर देखते हुए कहती है, उन दोनों ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की थी और तुम उसकी जिंदगी बनाना चाहती हो। अब तक हॉस्पिटल आ गया था। राजवीर कार से बाहर निकला। दूसरी तरफ से माही कार से बाहर निकलती है। राजवीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन कर तो कोई और रहा था ना। वो तो सिर्फ एक मोहरा था। राजवीर माही के हाथ को पकड़ता अस्पताल के अंदर जाने लगता है। माही बहुत धीरे धीरे चल रही थी और ये राजवीर नोटिस कर रहा था। वो पलटकर अपने हाथ बांधकर माही के सामने खड़े हो जाता है। माही उसके बंधे हुए हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, प्लीज सपोर्ट करिए ना उसे, ही नीड्स आवर हेल्प। दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए ना। राजवीर माही की बात को ठुकरा नहीं पाता है। उसने अपनी पलकें झुकाकर कहा, ओके। माही झट से राजवीर के हाथ को पकड़कर अब तेज कदमों के साथ अस्पताल में अंदर स्वीटी के कमरे की ओर बढ़ गई। राजवीर भी उसके पीछे पीछे उसे ही देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। स्वीटी क्योंकि ठीक थी तो आज रॉकी से मिलने के लिए आई थी। वहीं स्वीटी के इस अस्पताल में रहने की खबर कहीं और भी पहुंच चुकी थी और वहां से तैयारी चालू थी स्वीटी को यहाँ से वापस लेकर जाने की। मैंने कहा था तुमसे, ये लोग हमें धोखा देंगे। देखो, हमें मारने की कोशिश की इन्होंने, कहकर स्वीटी राजवीर के हाथों को पकड़ती है। मैं तो बच गया, लेकिन ये भी जानता हूँ अब तक खबर तुम्हारे पापा तक पहुँच चुकी होगी और वो तुम्हें फिर से ले जाने आएंगे। फिर तुम्हारे बिना जी के क्या करूँगा? मैं अलग नहीं होने दूंगा तुम दोनों को। बस उसके बदले में तुम्हें अदालत में अपना गुनाह कबूल करना होगा। ये एक्सेप्ट करना है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और क्या रीजन है। तुम्हें सिर्फ सच कहना है ताकि मुझे सजा हो जाए और मेरी स्वीटी उस नेता की बीवी बन जाए। सजा से बचाना और स्वीटी को उस नेता से शादी ना होने देना दोनों मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल स्वीटी मेरे घर पर रहेगी, मेरी बहन बनकर, लेकिन तुम्हें अपने गुनाह कबूल करना होगा। मैं अपने वकीलों से बात किया है, वो तुम्हें सजा नहीं होने देंगे। तुम मजबूरी में ये सब कर रहे थे, वो अपने दाव पेज में साबित कर देंगे। यही नहीं, राजवीर तुम्हारी हेल्प करेगा स्वीटी के साथ सेटल होने में। माही झट से बोली। रॉकी राजवीर की ओर देखता है। राजवीर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है, अब जब माही ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। तो तुम चिंता मत करो, प्यार करते हुए स्वीटी से उस प्यार के लिए इतना कर दूंगा। मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा। बिल्कुल, बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा करता भी नहीं। लेकिन तुम्हें पैसे भी कैसे लौटाओगे, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। रॉकी राजवीर की बात मानने को तैयार हो जाता है। राजवीर रॉकी से श्रवण के पापा और श्रवण के खिलाफ बयान देने के लिए मना लेता है। स्वीटी और रॉकी दोनों भी राजवीर की बात मानने को तैयार थे। इसके बदले में राजवीर स्वीटी को उसके पापा से उन दोनों की हेल्प करेगा। रॉकी से बात करके राजवीर और माही जब बाहर निकले तो स्वीटी उनके पीछे आई। माही पलट कर देखती है। स्वीटी तेज कदमों से उनकी तरफ आई और उसके सामने खड़े होते हुए बोली, अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच। रॉकी बुरा आदमी नहीं है, बस हालात ही ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हम साथ रहें। क्या तुम अपने पापा से मिलना चाहती हो? स्वीटी दो कदम पीछे जाती है और कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें मेरे बारे में अब तक पता चल चुका होगा। मैं तो अभी भी डर रही हूँ कि वो कब किस घड़ी मुझे यहाँ से लेकर ना चले जाए। मैं जा रहा हूँ देहरादून, तुम मेरे साथ चलो, राजवीर बोला। माही राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राजवीर? माही, किसी भी चीज़ से भागना सॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ से भागकर कहीं और जाएंगे। जिंदगी भर किसी से छुप के या चोरी चोरी नहीं जिया जा सकता है। मैं बात करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा को मना लूँगा तुम दोनों की शादी के लिए। आपको लगता है पापा मानेंगे? स्वीटी ने कहा। तुम मेरे साथ चलोगी? स्वीटी ने हाँ में अपने गर्दन हिला दिया। माही कार में बैठती ही अपना फ़ोन निकालती है, अपने पापा को कॉल लगाती है। कॉल कनेक्ट होते ही राजवीर को अपने करीब खींचकर बिठाती है। राजवीर माही के मम्मी पापा से बात करता है। तभी वीर की आवाज आती है। वीर भी कैमरे में आया और अपनी मम्मी पापा को देखकर खुश हो गया। पापा,
आप कब आए? मैं 2 दिन पहले आया बेटा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। नाना जी, हम पापा के पास कब जाएंगे? कहते हुए उसने अपने नाना जी की तरफ देखा। आप आ जाइए पापा, यहाँ पर सब कंट्रोल में है। ठीक है बेटा, हम आज शाम की फ्लाइट से निकल जाएंगे, कहकर माही फोन कट कर दी और राजवीर के कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती। क्या हुआ, थक गई? नहीं, आज बहुत अच्छा लग रहा है। राजवीर अपने कंधे को थोड़ा सा पीछे खींच लेता है। माही, क्योंकि उसके कंधे पर रख के लेटी हुई थी, अचानक नीचे की तरफ गिरती। राजवीर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। इस वक्त माही राजवीर के सीने पर अपने सर को रखे हुए कार के सीट पर अपने पैर को टिकाकर बैठी हुई थी। बस 2-4 दिन और एक बार श्रवण के पापा से डील हो जाए, फिर ये सभी सॉल्व हो जाएगा। फिर तुम हर इल्जाम से आजाद हो। कैसे डील? माही पूछी। उसे ये पता चलेगा कि राजवीर मल्होत्रा क्या करता है दुश्मनों के साथ। क्या करेंगे आप राजवीर? माही, हम बिजनेसमैन जो होते हैं ना, हमारे लिए हमारा बिजनेस बहुत कुछ होता है। समझो हमारी पूरी इज्जत और जिंदगी इस बिजनेस से जुड़ी हुई होती है। उसका बिजनेस डिस्ट्रॉय कर दूंगा पूरा। लेकिन एम्प्लॉयज भी तो वहां पर काम करते हैं और सभी बेरोजगार हो जाएंगे। राजवीर उसको अपने पास से हटाकर सीट पर बिठाते हुए कहता है, यार तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करना इट मीन्स मैं क्या करूं फिर? इतना हम सोचने लगे तो हो गया मेरा फिर। हाँ, राजवीर सोचना पड़ेगा ना। अगर उसका बिजनेस तबाह हो गया, उसके वहां पर जो सैकड़ों लोग काम करते हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। माही, तुम काम क्यों नहीं करती? अपना बिजनेस छोड़ो और सोशल वर्क पर लग जाओ। नहीं, तुम एक काम करो, सबका दरवाजा जाके ठोको, उनसे पूछो आपको कोई दिक्कत है, आपकी कोई समस्या है। फिर जब तुम्हें अपनी समस्याएं बताएं तो तुम उसे सॉल्व करते रहो। ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट काम होगा। माही जानती थी राजवीर से इरिटेट हो गया है। वो अपनी जगह से उठी और राजवीर की गोद में बैठते हुए अपने हाथ को उसके मुंह पर रखकर बोली, अब एक शब्द और आपने बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगी। राजवीर उसकी आंखों में देख रहा था। माही के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट थी। मैं कुछ बातों को अपने हिसाब से हैंडल करना चाहता हूँ और सच में मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंसो। राजवीर के चेहरे पर एक सीरियसनेस थी। माही के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बोली, राजवीर मैं तो बस उन वर्कर के लिए, तुम्हें सिर्फ अपने वीर की या मेरी परवाह करने की परमिशन है। दुनिया बहुत बड़ी है और तुमने किसी का ठेका लेकर नहीं रखा है और ना ही मैंने। दिस इज फाइनल, ओके? माही अभी भी राजवीर की गोद में बैठी हुई थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके चेहरे पर उदासी थी। राजवीर उसके फेस को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है? माही राजवीर की ओर देखती है और अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। उदास हो? माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। आइसक्रीम पार्लर पार्लर चले? माही राजवीर की ओर देख रही थी जो उसे अब बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर से अपनी गर्दन नाम में हिला दी और उसकी गोद में बैठे हुए ही सामने की तरफ देखने लगी। ठीक है, रहने देते हैं, वरना मेरा तो प्लान था कि यहाँ से आगे कॉर्नर पर एक पानी पूरी वाला है, वहाँ से पानी पूरी खाते हैं और फिर सामने जो आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पर आइसक्रीम खाएंगे। पर लगता है अभी प्लान मुझे वीर के साथ ही पूरा करना पड़ेगा। माही ने राजवीर की ओर देखा। राजवीर उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे राजवीर की मुस्कुराहट को देखते हुए धीरे धीरे माही के चेहरे से उदासी खत्म हुई और माही भी मुस्कुराई। राजवीर अपनी गाड़ी को लेकर पानी पूरी के कॉर्नर के पास रुकता है और जैसा कि उसने वादा किया था, माही को पानी पूरी और आइसक्रीम खिलाने के बाद घर ले आता है। नौकर से कहकर उसने स्वीटी के लिए आउट हाउस रेडी करवा दिया था। सरिता सुधा जी से जाकर कहती है, अब वो स्वीटी क्यों रहेगी इस घर में? राजवीर ने कहा है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता स्वीटी यही रहेगी उसकी बहन बनकर। उसे अब बहन बनाकर रखने वाले हैं? भाई, इस बहन को तो अपना फर्ज निभा नहीं रहे हैं, उस माही के गुलाम बनते जा रहे हैं और एक और नई बहन मिल गई उन्हें, कहकर सरिता मुस्कुरा देती है। सरिता, बड़ा भाई है तुम्हारा और माही भाभी है। जब बात करो तो इज्जत रखो अपनी भाषा में। अब कुछ मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस घर में सब कुछ सिखाया है। तमीज तो भाई और उस माही, नहीं नहीं, भाभी, उस भाभी के पास जो है। मैं तो अब मैनरलेस हो गई ना। सुधा जी को सरिता पर गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल उनकी भी तबीयत वैसी नहीं थी कि वो ज्यादा बात करे। वो उठकर अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। आने दो स्वीटी को,
इस घर की बेटी सिर्फ मैं हूँ। वो स्वीटी को तो बिल्कुल नहीं बने दूंगी, सरदा ने कहा। राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था जब उसके फ़ोन पर किसी को कॉल आया। फ़ोन रिसीव करने वाले ने बताया कि स्वीटी के पापा इन दिनों अपने राजनीति के काम से शहर से बाहर हैं, तो अभी उनसे मिलना देहरादून में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राजवीर फ़ोन रखता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचता है, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। राजवीर ने अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाया और कुछ काम बताया और उसके बाद राजवीर अपने काम में लग जाता है। अपने काम को ख़त्म करके जब वो स्टडी रूम से बाहर जाने लगता है तो उसका सेक्रेटरी उसे कॉल करके बताता है कि उसने राजवीर के दिए हुए काम को कर दिया है। राजवीर खुश होकर अपने कमरे की ओर बढ़ता है। माही कपड़ों को तय करके अलमारी में रख रही थी। राजवीर जाकर उसे बैग हक करते हुए कहता है, अब कैसा मूड है तुम्हारा? माही आगे की तरफ पलटती है, राजवीर के गले में अपने हाथों को लपेटकर उससे कहा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम्हारा मूड बनाने का एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। माही अभी मुस्कुराकर राजवीर को ही देख रही थी। राजवीर झुका, उसे अपनी गोद में लिया और ड्रेसिंग टेबल के मिरर के पास लाकर खड़ा करते हुए कहा, कल दोपहर की हमारी फ्लाइट है, हम कहीं जा रहे हैं। माही ने आईने में से ही राजवीर को देखते हुए कहा। राजवीर उसके बालों को समेट कर ऊपर बांधते हुए कहता है, यस, हमारा हनीमून इन सब चक्कर में अधूरा रह गया था। लेकिन हम तो देहरादून जाने वाले थे ना? माही ने कहा। हाँ, पर स्वीटी के पापा अभी वहाँ नहीं हैं, इसलिए एक हफ्ते के लिए मैं, तुम और वीर तीनों इंडिया से बाहर जा रहे हैं। सारे अरेंजमेंट हो गई है, तुम सुबह उठकर पैकिंग कर लेना। माही राजवीर के गले लग जाती है। आखिर पहली बार वो राजवीर के साथ कहीं जा रही थी। माही खुश होकर राजवीर की ओर मुस्कुराकर देखने लगती है। राजवीर ने उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर किया और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। माही ने अपनी आंखें बंद की। माही भी अब राजवीर को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी और दोनों अपने छोटे से प्यार के सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गए। राजवीर क्योंकि अब इंडिया के बाहर जाने वाला था, इसलिए उसने अपने ही घर के आउट हाउस को क्लीन करवाकर पूरी सिक्योरिटी के साथ रॉकी को वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया था। श्रवण के पापा से रॉकी को बचाना अब राजवीर की जिम्मेदारी थी। पूरी सिक्योरिटी के साथ, अस्पताल के सारी सुविधाओं के साथ अब रॉकी इस आउट हाउस में रहने वाला था। स्वीटी भी इस आउट हाउस में रहने के लिए आ गई थी। सरदा को जब पता चला कि दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं तो वो उनसे मिलने के लिए आउट हाउस में आती है। राजवीर के चेहरे पर अभी भी पट्टी थी, इसलिए सरदा ने अब तक राजवीर का चेहरा और रॉकी का चेहरा तो नहीं देखा, पर वो कुछ पल स्वीटी को देखकर वापस आ गई। रॉकी स्वीटी से कहता है, तुम्हें ये थोड़ी अजीब नहीं लगती? स्वीटी राखी के बगल में बैठती हुई कहती है, मुझे तो इस घर में राजवीर और माही को छोड़कर सब अजीब लगते हैं। कहकर दोनों हंसने लगे। माही, वीर और राजवीर तीनों दोपहर में घर से निकल जाते हैं। अब वो एक हफ्ते के बाद ही इंडिया लौटने वाले थे। राजवीर और माही एयरपोर्ट से बाहर आए। बाहर उनकी गाड़ी इंतजार कर रही थी। वीर का हाथ थामे माही बैक सीट पर जाकर बैठती है और दूसरी तरफ से राजवीर भी आकर बैठता है। गाड़ी किसी बड़े से होटल के पास ना रुककर एक विला के अंदर जाती है। माही ने विला की तरफ देखते हुए कहा, राजवीर, हम होटल में रुकने वाले थे ना? ये भी होटल ही है माही, यहाँ पर इस तरह के विला को रेंट पर दिया जाता है। हम तो किसी होटल में भी कमरा ले लेते। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। राजवीर सामान का बैग निकालता और कहता है, बिल्कुल, हम किसी होटल में भी कमरा ले लेते। फिर वो माही के कान में धीरे से कहता है, और ये बताओ, क्या तुम अकेले वीर को किसी एक कमरे में रहने देती? माही ने सवालिया नजरों से राजवीर की तरफ देखा। अब मैं हनीमून पर अपनी बीवी को लेकर आया हूँ तो ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा बेटा बीच में सोए। कहते हुए राजवीर आगे निकल गया। वीर भी उसके पीछे पीछे उछलते कूदते चला गया, जबकि माही उसी जगह पर खड़ी राजवीर को जाते हुए देख रही थी। राजवीर जब थोड़ा आगे गया तो पलट कर माही की तरफ देखता है और फिर अपना दोनों आईब्रोज उठाकर कहता है, कैसा लगा आइडिया? माही शर्माकर मुस्कुराती है और अपना गर्दन नीचे करके विला के अंदर आ जाती है। छोटा सा विला था, बिल्कुल घर के जैसा माहौल था। माही ने देखा विला के चारों तरफ सिक्योरिटी अच्छी तरह से लगी हुई थी। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी थे। यहाँ तो अच्छी पूरी सिक्योरिटी थी। माही बोली, हाँ, पिछली बार जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। कहकर उसने माही का हाथ थामा और वीर की तरफ देखते हुए बोला, चलो चैम, तो मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। वीर अब तक कभी अकेले कमरे में नहीं रहा था।
और राजवीर का विला लेने का मकसद भी यही था कि वीर को अकेले न रहना पड़े। जो कमरा उन्होंने लिया था उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बच्चों के साथ उस कमरे में रहना पति पत्नी के लिए कंफर्टेबल हो। वाह, मुझे नहीं पता था लोग इतने क्रिएटिव भी होते हैं, माही ने कहा। तुमने सुना नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल बिल्कुल सुना है मैंने, कहकर माही कमरे को देखने लगी। इधर रॉकी को चेक करने के लिए डॉक्टर विला पर आए थे। आउट हाउस में उन्होंने रॉकी को चेक किया और उसके चेहरे से बैंडेज को हटाया। उसका चेहरा काफी हद तक पहले की तरह हो चुका था। कहीं कहीं पर छोटे मोटे रैशेस थे जिस पर लगाने के लिए उन्होंने ऑइंटमेंट देकर क्या क्या परहेज रखना है ये सब स्वीटी को समझा दिया था। स्वीटी इतने दिनों बाद रॉकी को फिर से अपने रूप में देखकर उसके गले से लग जाती है। क्या हुआ, इतना प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर? स्वीटी अपने दोनों हाथों को रॉकी के पीठ पर कसते हुए कहती है, तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी डरी हुई थी जब अस्पताल में थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता मुझे। स्वीटी जैसे ही रॉकी से अलग हुई, रॉकी उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, अब मत रोना, सब ठीक है। अब बस एक बार तुम्हारे पापा मान जाएं और हमारी शादी हो जाए, फिर सच में इतनी मेहनत करूंगा कि राजवीर का एक एक रुपया उसे लौटा दूंगा। वो दोनों बहुत अच्छे हैं रॉकी। तभी पीछे से आवाज आई, डॉक्टर चले गए चेक करके? स्वीटी पलट के पीछे देखती है और उठकर खड़ी हो जाती है। सामने सरदा खड़ी थी। सरदा की नज़र स्वीटी पर थी। स्वीटी को मुस्कुराकर देखने के बाद उसने रॉकी की ओर देखा। आज पहली बार सरदा रॉकी का चेहरा देख रही थी। इससे पहले उसने 2-3 बार रॉकी को देखा था, लेकिन हर बार उसके चेहरे पर पट्टी हुआ करती थी। इतना हैंडसम चेहरा किसी फिल्मी हीरो को भी टक्कर देने के लायक था रॉकी। कुछ पल के लिए मानो सरदा एक टक उसी को देखती रह गई। उसके दिमाग में कुछ आवाज गूंजने लगी। स्वीटी अपने हाथों को रॉकी के हाथ से छुड़ाती है और सरदा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आइए ना, बैठिए। सरदा को होश आया और वो स्वीटी की ओर देखती है और फिर राखी को देखकर कहती है, कैसी है तुम्हारी तबीयत? राखी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपनी पलकें झपका दी। अच्छा, जल्दी ठीक हो जाओ, कहकर उसने एक नज़र स्वीटी को देखा और कमरे से बाहर आ गई। उसके जाते ही स्वीटी ठहाका मारकर हंसने लगी, जबकि रॉकी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहता है, ये मुझे इस तरह से घूर क्यों रही थी? स्वीटी की हंसी रुकी नहीं रही थी। रॉकी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमने अगर फिर से मेरा मजाक उड़ाया, मैं सच कहता हूँ कि तुम पर भारी पड़ जाएगा। स्वीटी अपनी मुस्कुराहट को रोकते हुए कहती, वो जिस तरह से तुम्हें देख रही थी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब तुम्हारी बाहों में आकर गिर ना जाए। रॉकी उसे खींचकर अपने गले लगाते हुए कहता है, आज कह दिया, दोबारा मत कहना। इन बाहों में सिर्फ तुम रह सकती और कोई नहीं। यहाँ सरता आउट हाउस से निकलकर अपने कमरे की ओर जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रॉकी का हैंडसम चेहरा आ रहा था और कान में कुछ आवाज गूंज रहा था। वो अपने कमरे में गई और सीधे बाथरूम में घुस गई। दरवाजे को बंद करके दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। सरता राखी को देखकर क्यों घबरा जाती है, ऐसा क्या है सच, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।